पेज नंबर 130। व्यापक गरीबी। पेलसर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की ही तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। लोग इतनी अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है, कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। स्रोत 11। गरीब किसान। यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उद्धरण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियां या बंजर पर्वत ही हैं। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि को एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपनी लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस उद्धरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। स्रोत 12। यूरोप के लिए एक चेतावनी। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुते हुए, बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि में हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राजसी ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसे कि वे जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है, मुगल शासक। हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं है। व्यक्त टीले और झाड़ियों अथवा घातक दलदल से भरे हुए खेत, जैसा कि पहले ही बताया गया है। स्रोत 13। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए इस उद्धरण को पढ़िए, जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य, जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास तथा नील, कहीं आगे है। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहाँ जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और जहाँ एक शिल्पकार, जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों, जो देश में भी प्रयोग होते हैं और विदेश में निर्यात किए जाते हैं, के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। स्रोत 14। राजकीय कारखाने। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में कसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यस्तता से कार्यरत रहते हैं। एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं। तीसरे में चित्रकार, चौथे में प्रलाक्षा रस का रोगन लगाने वाले, पांचवें में बढ़ई, खरादी, दर्जी तथा जूते बनाने वाले, छठे में रेशम, जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज सुबह आते हैं, जहां वे पूरे दिन कार्यरत रहते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चित नियमित ढंग से उनका समय बीतता जाता है। कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने को इच्छुक नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ था।